नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सीमा हर्डिकर, प्रोफेसर फिजिक्स एंड प्रेजेंटली पोस्टेड इन सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल. Today's lecture is for BSc first year students. The title of the paper is Mechanics and Properties of Matter. And we will be talking today on the topic Poisson's ratio and torsion of cylinder. This topic is related to Unit 2, Module 2.4 of your syllabus. सर्वप्रथम मैं आपको इस व्याख्यान के प्रारूप से अवगत कराना चाहती हूँ। साथियों, सबसे पहले हम इस व्याख्यान के शैक्षणिक अधिगम देखेंगे। इसके पश्चात हम प्रत्यास्था की प्रस्तावना से परिचित होंगे। साथ ही पॉइजन्स रेशो की अवधारणा को समझते हुए इसके संभावित मानों पर भी चर्चा करेंगे। बेलन का ऐंठन आज के व्याख्यान का एक प्रमुख विषय होगा। इसी विषय पर बात करते हुए बेलनाकार छल पर ऐंठनकारी बलयुग्म ज्ञात करेंगे। खोखले बेलन पर ऐंठनकारी बलयुग्म ज्ञात करेंगे। खोखला बेलन ठोस बेलन की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, यह भी देखेंगे। साथ ही ऐंठित बेलन की विकृत ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो चलिए शैक्षणिक अधिगम देखते हैं। सबसे पहले पॉइसन अनुपात को समझेंगे। पॉइसन अनुपात के सीमित मानों की व्याख्या कर पाएंगे। ठोस बेलन के ऐंठन को समझते हुए उसमें थीटा रेडियन ऐंठन कोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलयुग्म की गणना कर पाएंगे। खोखले बेलन में थीटा रेडियन ऐंठन कोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलयुग्म की गणना कर पाएंगे। बेलन में एकांक रेडियन ऐंठन कोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलयुग्म, जिसे ऐंठन दृढ़ता भी कहते हैं, की गणना कर पाएंगे। खोखला बेलन ठोस बेलन की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, यह सिद्ध करना सीखेंगे। और ऐंठित बेलन की विकृत ऊर्जा भी हम ज्ञात करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, हम इसके पूर्व के व्याख्यानों में प्रत्यास्था के विषय में बहुत कुछ पढ़ ही चुके हैं। यहां मेरा उद्देश्य आपको उसके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से परिचित कराना है। तो आइए हम प्रीरेक्विजिट्स की बात करते हैं। अर्थात इस व्याख्यान को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्यास्था क्या है। साथियों, जब किसी वस्तु पर एक निश्चित सीमा में बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु की लंबाई, आयतन अथवा आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस बाह्य बल को हम विरूपक बल कहते हैं और प्रत्यास्था के गुण के कारण वस्तु में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने की चेष्टा करता है और हम इसे प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। साम्यावस्था में प्रत्यानयन बल का मान आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है। साम्यावस्था में प्रत्यास्था के गुण के कारण वस्तु में उत्पन्न होने वाले प्रत्यानयन बल का वह मान जो वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगता हो, प्रतिबल कहलाता है। अर्थात प्रतिबल बराबर F/A। इसका मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र है ML-1T-2। हम जानते ही हैं प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। अनुदैर्घ्य प्रतिबल अर्थात लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, जब लगाया गया विरूपक बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश हो और इसको आरोपित करने से वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो। अभिलंब प्रतिबल यानी नॉर्मल स्ट्रेस, जब लगाया गया विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत हो और आरोपित करने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो रहा हो।
और स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस जब लगाया गया विरूपक बल वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय हो तथा विपरीत फलक को स्थिर रखा गया हो एवं इसको आरोपित करने से वस्तु के आकार में परिवर्तन हो रहा हो। और साथियों, विकृति क्या होती है? स्ट्रेन। जी हां, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगने से यदि उसकी लंबाई, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन होता हो तो वस्तु विकृत अवस्था में कहलाती है। वस्तु में यह परिवर्तन प्रारंभिक आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है और इसी भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। चूंकि विकृति एक शुद्ध निष्पत्ति है, इसलिए यह विमाहीन है और इसका कोई मात्रक नहीं है। कितने प्रकार की विकृति होती है? जी हां, 3 प्रकार हैं विकृति के। अनुदैर्घ्य विकृति, जब लगाया गया विरूपक बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश हो तो वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को हम अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम आयतन विकृति की बात करें तो जब विरूपक बल लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता हो तो वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम आयतन विकृति कहते हैं। और अपरूपण विकृति क्या होती है साथियों? जब वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर उसके विपरीत पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु की आकृति बदल जाती है। इस प्रकार की विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। इसकी माप उस कोण थीटा द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे स्थिर पृष्ठ पर खींची गई कोई लंब रेखा घूम जाती है। अर्थात अपरूपण विकृति वस्तु के स्थिर पृष्ठ के लंबवत किसी रेखा द्वारा घूमा गया कोण है। तो साथियों, आइए कुछ अवधारणाओं को हम विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे प्रतिबल को समझने के लिए हम एक ठोस की कल्पना करते हैं। चित्र में मैंने दिखाया है और उसके अणुओं के बीच की दूरी भी मैंने स्थिर प्रदर्शित की है। अब यदि इस ठोस पर एक बाह्य बल लगाया जाए तो वस्तु की आकृति अथवा आकार में परिवर्तन होगा, परंतु वस्तु के प्रत्येक काट पर बाह्य बल के बराबर किंतु विपरीत दिशा में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी उत्पन्न होगा जो वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। और साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम प्रतिबल कहेंगे। इसी तरीके से हम अनुदैर्घ्य विकृति देख लेते हैं। जब लगाया गया विरूपक बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश हो तो वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को हम अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। अर्थात अनुदैर्घ्य विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल, जैसा कि आपको चित्र में स्पर्श रेखीय प्रतिबल को यदि हम देखते हैं, जिसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, जब लगाया गया विरूपक बल वस्तु की अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय हो तथा विपरीत फलक को स्थिर रखा गया हो, इसको आरोपित करने से वस्तु के आकार में परिवर्तन हो। अर्थात मालूम ही है हम सबको प्रतिबल बराबर F/A। किसी वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर उसके विपरीत पृष्ठ पर पृष्ठ के समांतर दिशा में स्पर्श रेखीय बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। आप चित्र में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। इस प्रकार उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। इसकी गणना उस कोण थीटा से की जाती है जो वस्तु के स्थिर तल के लंबवत रेखा द्वारा घुमा गया हो। हम चित्र में स्पष्ट देख पा रहे हैं कि स्थिर तल के लंबवत रेखा द्वारा घुमा गया कोण थीटा है और यदि थीटा का मान कम हो तो हम इसे दो परतों के बीच आपेक्षिक विस्थापन और दो परतों के बीच की दूरी के अनुपात से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात दृढ़ता गुणांक ईटा का मान होगा अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति दैट इज इक्वल टू F/A/थीटा। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और विमीय सूत्र ML-1
T-2 है। आप बहुत अच्छे से यहाँ पे चित्र में इसका स्पष्टीकरण देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने ईटा का मान कैलकुलेट किया है। ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन डेल्टा x अपॉन L इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। तो आप इस तरीके से ईटा अर्थात दृढ़ता गुणांक का मान अच्छी तरीके से ज्ञात करना सीख गए होंगे। Now we want to study Poisson's ratio. Do you have any idea of who Poisson was? Friends, he was born on 21st June 1781 in France and was a well-known mathematician, engineer and a physicist. साथियों, जैसा कि हमें ज्ञात है, जब किसी तार पर विरूपण बल उसकी लंबाई की दिशा में आरोपित किया जाता है, आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, तो तार की लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का मान अथवा उसका व्यास कम हो जाता है। आरोपित बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन प्रति एकांक प्रारंभिक लंबाई को हम उसकी रेखीय विकृति कहते हैं, और इसी प्रकार आरोपित बल की लंबवत दिशा में लंबाई में परिवर्तन प्रति एकांक प्रारंभिक लंबाई को हम पार्श्व विकृति कहते हैं। पार्श्व और रेखीय विकृति जो तनन या संकुचन प्रतिबल के कारण उत्पन्न हुई हो के अनुपात को प्रत्यास्था की सीमा में पदार्थ की पॉइसन निष्पत्ति कहते हैं, जो एक स्थिरांक होती है और इसे हम सिग्मा के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात सिग्मा इज इक्वल्स टू पार्श्व विकृति बटे रेखीय विकृति। इसका मान क्या होता है? अधिकतम 0.5, और ये एक विशुद्ध अनुपात है, अतः इसकी विमा और मात्रक नहीं होते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, हम एक L लंबाई और D व्यास का बेलन ले लेते हैं और इसके दोनों ओर लंबाई की दिशा में विरूपण बल आरोपित कर देते हैं। हम देखते हैं कि बेलन की लंबाई तो बढ़कर L प्राइम हो जाती है और इसका व्यास घटकर D प्राइम हो जाता है। यदि लंबाई में परिवर्तन को हम डेल्टा L इज इक्वल टू L प्राइम माइनस L और व्यास में परिवर्तन को डेल्टा D इज इक्वल टू D प्राइम माइनस D मान लेते हैं, तब रेखीय विकृति और पार्श्व विकृति जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं के अनुसार सिग्मा का मान डेल्टा D अपॉन D अपॉन डेल्टा L अपॉन L आएगा। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि सामान्य पदार्थों में यदि डेल्टा L धनात्मक है तो डेल्टा D ऋणात्मक होगा, और यदि डेल्टा L ऋणात्मक है तो डेल्टा D धनात्मक होगा। इस प्रकार पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा का मान हमेशा ही ऋणात्मक होगा, परंतु सुविधा की दृष्टि से इसे धनात्मक बनाने के लिए इसके सूत्र में एक माइनर सा परिवर्तन किया जाता है, और वो परिवर्तन मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा D अपॉन डेल्टा L अपॉन L। आइए अब हम पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा के सीमित मानों की भी चर्चा कर ही लेते हैं। सैद्धांतिक रूप से किसी एक रूप समदेशिक पदार्थ के लिए पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा का मान -1 और 0.5 के बीच होता है। हम इसे कैसे समझ सकते हैं? ऐसे पदार्थ जिन पर रेखीय विरूपण बल लगने पर उनकी पार्श्व दिशा में अर्थात लगाए गए बल की लंबवत दिशा में संकुचन हो जाता हो, तो उनका पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा का मान 0 और 0.5 के बीच होता है। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रेखीय विरूपण बल लगने पर उनकी पार्श्व दिशा में अर्थात लगाए गए बल की लंबवत दिशा में कोई परिवर्तन ही ना होता हो। ऐसे पदार्थों के लिए पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा का मान 0 होता है, और यदि रेखीय विरूपण बल लगाने पर उनकी रेखीय और पार्श्व दोनों दिशाओं में विस्तार देखा जाए तो ऐसे पदार्थों के लिए पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा का मान -1 और 0 के बीच में होता है, और ऐसे पदार्थों को हम ऑक्जेटिक्स भी कहते हैं। इस प्रकार हम इसके गणितीय निरूपण को भी देखने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते ही हैं कि y is equals to 3k into 1 minus 2 sigma,
y is equal to 2 eta into 1 plus sigma and 3k into 1 minus 2 sigma is equal to 2 eta into 1 plus sigma। ये सारे समीकरण आप पूर्व के व्याख्यानों में पढ़ ही चुके हैं। यहां k और eta दोनों ही धनात्मक राशियां हैं। अतः समीकरण क्रमांक 3 में यदि हम मान लेते हैं कि सिग्मा धनात्मक है तो दाएं हाथ की राशि तो हमेशा ही धनात्मक होगी। तब बाएं हाथ की राशि को धनात्मक होने के लिए 1 माइनस 2 सिग्मा का मान निश्चित रूप से 0 से अधिक होना चाहिए, या 2 सिग्मा शुड बी लेस देन 1 और सिग्मा शुड बी लेस देन 0.5। इसी तरीके से समीकरण 3 में यदि हम मान लेते हैं कि सिग्मा ऋणात्मक है तो बाएं हाथ की राशि हमेशा ही धनात्मक होगी। तब दाएं हाथ की राशि को धनात्मक होने के लिए 1 प्लस सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0 और सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -1। इस प्रकार हमने देखा कि सिग्मा का मान हमेशा -1 से अधिक और 0.5 से होगा। चलिए हम अपने अगले गंतव्य की ओर अर्थात बेलन के ऐंठन का अध्ययन कर लेते हैं। किसी बेलन में एकांक रेडियन ऐंठन कोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल युग्म को उस बेलन की ऐंठन दृढ़ता कहते हैं। हम इस बेलनाकार छड़ पर थीटा रेडियन ऐंठन कोण उत्पन्न करने के लिए लगने वाले ऐंठन बल युग्म का मान ज्ञात करना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हम एक L लंबाई और A त्रिज्या का बेलन ले लेते हैं और इसके ऊपरी सिरे AB को हम स्थिर रखकर उसके निचले सिरे A प्राइम B प्राइम पर एक बल युग्म यानी डिफ्लेक्टिंग कपल उसकी लंबाई के लंबवत तल पर एंटी क्लॉकवाइज आरोपित करते हैं तो बेलन में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। बेलन के पदार्थ की प्रत्यास्था के कारण बेलन में एक बराबर और विपरीत प्रत्यानयन बल युग्म अर्थात रिस्टोरिंग कपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उत्पन्न हो जाएगा। किसी बेलन में एकांक रेडियन ऐंठन कोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल युग्म को उस बेलन की ऐंठन दृढ़ता यानी टॉर्जनल रिजिडिटी कहते हैं। हम इस बेलनाकारी छड़ पर थीटा रेडियन ऐंठन कोण उत्पन्न करने के लिए लगने वाले ऐंठन बल युग्म का मान ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि हम कल्पना करते हैं कि इस बेलन के अंदर अत्यधिक संख्या में समाक्षीय बेलनाकार खोल हैं। आप बेलनाकार खोल यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। इन्हीं में से एक खोल जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि हम चर्चा करते हैं, जिसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली है x और जिसकी मोटाई हमने मान ली है dx है। साथ ही यदि हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु P इस खोल के रिम पर स्थित है और उससे एक लंब यदि हम बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर डालते हैं तो वह बिंदु C पर मिलती है। जब ऐंठन बल युग्म आरोपित किया जा रहा है तो हम क्या देखते हैं कि सरल रेखा PC जो अब तक O' के समांतर थी, अब नई स्थिति P' को प्राप्त कर लेती है और अपरूपण कोण यानी एंगल ऑफ शियर P'P विच इज इक्वल टू phi हमको प्राप्त हो जाता है। वहीं त्रिज्या O'P थीटा कोण से घूमकर, जिसको हम ऐंठन कोण यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट भी कहते हैं, नई स्थिति O'P' प्राप्त कर लेती है। चित्र में यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक त्रिज्या के बेलन की निचली सतह समान कोण से घूमेगी, परंतु रिम पर उपस्थित बिंदुओं के लिए विस्थापन अधिकतम होगा और जैसे ही हम केंद्र की ओर आएंगे विस्थापन कम होता जाएगा और केंद्र O पर जाकर के यह शून्य आएगा। इसी प्रकार अपरूपण कोण यानी एंगल ऑफ शियर phi का मान भी x इज इक्वल टू a पर अधिकतम होगा और x इज इक्वल टू 0 पर यानी केंद्र पर न्यूनतम होगा। अर्थात अपरूपण कोण phi सबसे बाहरी खोल के लिए अधिकतम और सबसे अंदर वाली खोल के लिए न्यूनतम होगा।
हम यह भी कह सकते हैं कि अपरूपण विकृति सभी बेलनाकार परतों के लिए असमान होती है। साथियों, याद रखिएगा, परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। आइए हम थीटा और फाई के बीच में संबंध ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो फाई इज इक्वल टू पी पी प्राइम अपॉन एल आप चित्र से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, और थीटा इज इक्वल टू पी पी प्राइम अपॉन एक्स। इस प्रकार थीटा एक्स इज इक्वल टू फाई एल या फाई इज इक्वल टू थीटा एक्स अपॉन एल। चूंकि हम जानते हैं कि x मैक्सिमम a पे होगा, अतः फाई का मैक्सिमम मान क्या होगा बच्चों? थीटा a अपॉन l होगा। सर्वप्रथम हम x त्रिज्या, ये देख सकते हैं आप, x त्रिज्या और dx मोटाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बेलन का ऐंठन ज्ञात करने के लिए। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर परिधि इंटू मोटाई होता है, दैट इज 2 पाई x dx। इस प्रकार अपरूपण प्रतिबल का मान अगर हम निकालने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? f अपॉन 2 पाई x dx। और हम पिछली स्लाइड में देख ही चुके हैं कि फाई इज इक्वल्स टू थीटा एक्स अपॉन एल। अतः दृढ़ता गुणांक का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये होगा 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल एक्स स्क्वायर dx। अतः अक्ष के परितः बल आघूर्ण का मान क्या होगा? डी टाउ इज इक्वल्स टू बल इंटू अक्ष से लंबवत दूरी, अर्थात इट विल बी इक्वल टू एफ इंटू एक्स, और यू कैन ऑल्सो से दैट डी टाउ विल बी इक्वल टू 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल एक्स क्यूब dx। तो आपने ये फॉर्मूला तो निकाल लिया, डी टाउ इज इक्वल टू 2 पाई ईटा थीटा अपॉन एल एक्स क्यूब dx। अब संपूर्ण ठोस बेलन के लिए, जिसे हमने पहले से ही मान लिया है कि यह अनेक बेलनाकार परतों से मिलकर बना हुआ है, आवश्यक बल युग्म का मान x के मान को x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a के बीच में समाकलित कर ज्ञात करेंगे। यह समीकरण x और x प्लस dx त्रिज्या वाली बेलनाकार परत में थीटा रेडियन ऐंठन कोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल युग्म आघूर्ण का मान बताएगा। अर्थात टाउ एस की वैल्यू जो हमारे पास अब आएगी वो क्या आएगी बच्चों? पाई ईटा थीटा a टू द पावर 4 अपॉन 2l। आगे बढ़ते हैं। यदि इसी समीकरण में हम थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन लिख देते हैं तो प्रति एकांक ऐंठन के लिए बल युग्म आराम से ज्ञात कर सकते हैं, पाई ईटा a टू द पावर 4 अपॉन 2l। अर्थात किसी तार या बेलन के लिए प्रति एकांक ऐंठन प्राप्त बल युग्म को उसकी ऐंठन दृढ़ता कहते हैं। साथ ही समीकरण 5 हमें क्या बता रहा है बच्चों? कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 4, अर्थात आवश्यक बल युग्म त्रिज्या की चौथी घात के समानुपाती होता है। आइए हम अपने इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए खोखले बेलन के लिए भी ऐंठनकारी बल युग्म ज्ञात कर लेते हैं। खोखले बेलन की बात करते हैं तो आंतरिक और बाह्य त्रिज्या उसकी R1 और R2 मानते हुए ऐसे बेलन के लिए बल युग्म ज्ञात करने के लिए पुनः हम ठोस बेलन के लिए जो हमने सूत्र निकाला था उसकी सहायता लेते हैं, और इस समीकरण को x इज इक्वल टू R1 और R2 की सीमाओं में समाकलित करके हम हॉलो के लिए टाउ h का मान ज्ञात करते हैं, पाई ईटा थीटा अपॉन 2l R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4। और इसी प्रकार यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन रख के हम प्रति एकांक के लिए भी बल युग्म की गणना कर सकते हैं, जिसका उत्तर हमें प्राप्त होता है पाई ईटा अपॉन 2l R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू पावर 4। हम जानते हैं समीकरण 5 से कि ठोस बेलन के लिए प्रति एकांक ऐंठन बल युग्म क्या होता है? C इज इक्वल टू पाई ईटा R टू द पावर 4 अपॉन 2l। सिमिलरली खोखले बेलन के लिए C प्राइम मान लेते हैं पाई ईटा अपॉन 2l R2 टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4। यहां से हम C प्राइम अपॉन C ज्ञात करके सिद्ध कर सकते हैं कि खोखला बेलन ठोस बेलन की अपेक्षा
अधिक मजबूत होता है। तो चलिए इस गणित को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि दोनों बेलन समान द्रव्यमान और लंबाई के अगर हम मान लेते हैं तो हमारे पास पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर L रो विल बी इक्वल टू पाई R स्क्वायर L रो। यहां से हमारे पास जब गणित हम इसकी हल करते हैं तो C प्राइम का मान C के मान से अधिक आता है और हम कह सकते हैं कि खोखले शैफ्ट में ठोस शैफ्ट की अपेक्षा अधिक ताकत होती है। चलिए ऐंठित बेलन की विकृत ऊर्जा भी लगे हाथ ज्ञात कर ही लेते हैं। वापस समीकरण 5 को याद करते हुए ठोस बेलन के लिए प्रति एकांक ऐंठन बल युग्म का समीकरण दोबारा लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू पाई ईटा R टू द पावर 4/2L। अब यदि बेलन के निचले सिरे पर उत्पन्न ऐंठन कोण थीटा रेडियन है तो उस पर आरोपित बल युग्म क्या होगा साथियों? C थीटा होगा। तो मान लेते हैं कि इस ऐंठन कोण को हमें थीटा से डी थीटा करना है, तो किया गया कार्य कितना होगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू DW, जो कि बराबर होगा बल युग्म मल्टीप्लाइड बाय कोणीय विस्थापन। दैट मीन्स DW विल बी इक्वल टू C थीटा डी थीटा। अतः बेलन में 0 से थीटा रेडियन ऐंठन उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक कार्य करना होगा उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशन बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड थीटा। और हमारे पास उत्तर क्या आएगा बेटा? 1/2 C थीटा स्क्वायर। यह किया गया कार्य बेलन में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, जिसे हम बेलन की विकृत ऊर्जा भी कहते हैं। तो साथियों, आपने आज बहुत कुछ इस व्याख्यान में समझा। चलिए इसका एक सारांश हम कर लेते हैं। आज के व्याख्यान में आपने प्रत्यास्था की अनेक अवधारणाओं को तो समझा ही, साथ ही आपने यह भी जाना कि पॉइसन अनुपात क्या है और इसके सीमित मानों पर भी आपने विस्तार से चर्चा की। साथ ही किसी बेलन में एकांक रेडियन का बल युग्म आरोपित करने पर उसकी ऐंठन दृढ़ता का मान ज्ञात किया। न सिर्फ इतना, अपितु आपने यह भी जाना कि खोखला बेलन ठोस बेलन की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। आशा है आपने आज के इस व्याख्यान में बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। इस व्याख्यान को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस व्याख्यान की पूर्ति तो तभी हो पाएगी जब हम कुछ स्वमूल्यांकन भी कर लेंगे। तो चलिए आपका क्विज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रतिबल की इकाई आपको बताना है। जी हाँ बच्चों, काफी सरल सा प्रश्न है। क्या ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, क्या ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा, या फिर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जी हाँ बच्चों, आप बताने की कोशिश कर सकते हैं। आपका समय समाप्त हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपको सही उत्तर मिल ही गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट जवाब है। चलिए क्विज 2 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु को विकृत करने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा का मान आपको बताना है। चलिए आपका समय शुरू हो गया है। आपके ऑप्शंस हैं, आंतरिक ऊर्जा कम होती है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, आंतरिक ऊर्जा स्थिर होती है, या फिर कम या अधिक कुछ भी हो सकती है। जी हाँ, आपका समय समाप्त हो रहा है और जवाब आपने जरूर चुन लिया होगा। जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? किसी पदार्थ के लिए पॉइसन अनुपात का व्यवहारिक मान क्या होता है? अच्छे से याद है ना? चलिए ऑप्शंस तो देख ही लेते हैं। पहला ऑप्शन है -1 से 0.5 के बीच, दूसरा ऑप्शन है 0 से 0.5 के बीच, तीसरा ऑप्शन है 0 से अधिक पर 0.5 से कम, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा है और समय के पूर्व समझ लिया। 0 से अधिक पर 0.5 से कम।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच।